तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे थ्योरम्स ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स की। जी हाँ, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में दो टाइप की थ्योरम्स होती है। पहली होती है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम और दूसरी होती है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम की और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड फंडामेंटल थ्योरम की। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम को फर्स्ट ऑर्डर मार्जिनल कंडीशन भी कहते हैं या फिर इसको इनविजिबल हैंड थ्योरम भी कहते हैं। अब ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है क्या, तो आइए इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपने जस्ट इससे पहले वाली वीडियो देखी हो जिसमें कि मैंने आपको पेरेटो ऑप्टिमैलिटी के बारे में पढ़ाया था, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी, बिकॉज फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पर बेस्ड है। तो अगर आपको वो क्लियर है तो आज की वीडियो एकदम अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, अगर वो नहीं क्लियर तो जाके पहले वो लेक्चर देख के आओ और तब इस लेक्चर को आप अटेंड करना। अब जरा समझो ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम होती क्या है। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि अगर एक देश परफेक्ट कंपटीशन में है, आपको पता होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो होती है जहां पर सभी गुड्स के प्राइस सेम होते हैं, जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में गुड्स के प्राइस अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। इसी के अलावा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो गुड्स होती है वो होमोजीनियस, वो सेम होती है, जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर गुड्स सेम नहीं होती, गुड्स होमोजीनियस नहीं होती। ऐसे ही बहुत सारे अंतर बन जाते हैं। होपफुली मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूं कि आपको पता होगा परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। इकोनॉमिक्स की बहुत ही बेसिक चीज होती है परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो हम यहां पर एज्यूम कर रहे हैं कि एक देश परफेक्ट कंपटीशन में है, और अगर देश परफेक्ट कंपटीशन में है तो याद रखना उस देश में हमेशा आपको पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पाई जाएगी। मैंने क्या बोला? अगर एक देश परफेक्ट कंपटीशन में है, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है जहां पे सभी गुड्स के प्राइस सेम होते हैं, जहां पर होमोजीनियस गुड्स होती है, उसे बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो अगर एक देश परफेक्ट कंपटीशन में है, होमोजीनियस गुड्स का मतलब होता है गुड्स सारी सेम होती है, गुड्स में कोई अंतर नहीं होता, सभी दुकानदार सेम टाइप्स की गुड्स बेचते हैं। तो अगर देश परफेक्ट कंपटीशन में है तो उस देश में हमको पेरेटो ऑप्टिमैलिटी प्राप्त होगी ही होगी। तो यही फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम कहती है, और इसमें मुझे आज ये प्रूफ करना है या फिर ये एक्सप्लेन करना है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन कैसे प्राप्त होती है, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी क्यों पाया जाता है परफेक्ट कंपटीशन में। आज इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या है उसको एक्सप्लेन करो, या फिर क्वेश्चन ये बन जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पेरेटो ऑप्टिमैलिटी क्यों एग्जिस्ट करता है, इस चीज को प्रूफ करो या इस चीज को एक्सप्लेन करो। तो आइए इसको समझने का, एक्सप्लेन करने का, प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। तो जरा एक बार देखेंगे यहां पे क्या लिखा है। तो यहां पे लिखा है कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स स्टेट्स दैट, कहता है कि इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, अगर देश में परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब मोनोपोली नहीं है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं है, ओलिगोपोली नहीं है। आपको पता होना चाहिए इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर तीन प्रकार की मार्केट आती है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। तो उनकी बात नहीं कर रहा, इनके अलावा एक अलग से मार्केट है, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जो कि आपने 11-12 फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ी होगी। तो मैं वहां पे नहीं जा रहा प्लीज, ठीक है। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब पता होगा, और जिसको मतलब नहीं पता इग्नोर मारो। बस आप समझो हम एक मार्केट की बात कर रहे हैं, हम एक बाजार की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा सुनो, तो यहां पे बोलता है कि अगर एक देश परफेक्ट कंपटीशन में है तो वहां पे ऑलवेज आपको पेरेटो ऑप्टिमैलिटी प्राप्त होगा। इन अदर वर्ड्स हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन सेटिस्फाई द मार्जिनल कंडीशंस ऑफ द पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की मार्जिनल कंडीशन मतलब सारी की सारी शर्तें पूरी होती है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी के अंदर,
आपको पता है मेन हमारी तीन टाइप की शर्त होती है, तीन टाइप्स की कंडीशन होती है, जो कि लास्ट क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था। एफिशिएंसी इन एक्सचेंज, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन आउटपुट मिक्स। तो ही बोलता है कि परफेक्ट कंपटीशन में वो तीनों के तीनों कंडीशन पूरी होती है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर MRSXY ऑफ A, MRSXY ऑफ B इज इक्वल टू MRTXY होता है। और ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पिछली वाली वीडियो में कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की मेन कंडीशन क्या होती है, जहां पर ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये हो। तो ये मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में प्रूफ कर चुका हूं। मतलब कहना का ये है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम लास्ट क्लास में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। बस फर्क कितना है, वहां पे मैंने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम पढ़ाया था, यहां पर हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, नॉट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्या बोला मैंने, यहां पर हम इस चीज को मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, डायग्राम की हेल्प से प्रूफ नहीं करेंगे। तो लिखा हुआ भी है कि मैथमेटिकली फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम दर्शाता है कि MRSXY ऑफ A इज इक्वल टू होगा MRSXY ऑफ B इज इक्वल टू होगा MRTXY। और फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम को हम लोग इनविजिबल हैंड थ्योरम भी कहते हैं। अब यहां पे पढ़ने से पहले आपको दो एजम्पशन को मानना पड़ेगा, और वो दो एजम्पशन ये है कि इकोनॉमी आपकी परफेक्ट कंपटीशन में है। मतलब वही वाली बात कि इकोनॉमी के अंदर, देश के अंदर परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। और एजम्पशन नंबर 2 कि मार्केट एग्जिस्ट फॉर ईच एंड एवरी कमोडिटी, कि जितनी भी वस्तु की हम बात कर रहे हैं उन सब के लिए प्रॉपर बाजार है, उन सब के लिए प्रॉपर मार्केट है। अगर मैं गुड एक्स और गुड वाई की बात कर रहा हूं तो गुड एक्स के लिए मार्केट है और गुड वाई के लिए मार्केट है। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब मैं इस चीज को कि ये तीनों आपस में इक्वल कैसे है, इस चीज को हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ भी है कि नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ देयर इज पेरेटो ऑप्टिमैलिटी इन परफेक्ट कंपटीशन, कि परफेक्ट कंपटीशन में पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कैसे है, आओ इसको समझते हैं। या फिर प्रूफ ऑफ द थ्योरम। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम दो एंगल से बातों को समझेंगे, एक कंज्यूमर के एंगल से और एक प्रोड्यूसर के एंगल से। अगर बात करें पहले कंज्यूमर साइड की, तो यहां पर सब लिखा हुआ है, लेकिन मैं इस चीज को पहले एक्सप्लेन करता हूं लिख के, देन आपको रीडिंग करवाता हूं। अगर बात करें पहले कंज्यूमर की, तो भाई एक कंज्यूमर क्या चाहता है, एक कंज्यूमर चाहता है कि उसको सेटिस्फेक्शन मिले ज्यादा से ज्यादा, जबकि एक प्रोड्यूसर चाहता है कि उसका प्रॉफिट हो ज्यादा से ज्यादा। इट मींस कंज्यूमर चाहता है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जाए, और प्रोड्यूसर चाहता है वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में जाए। दोनों ही अपने अपने इक्विलिब्रियम में जाना चाहते हैं। तो अगर बात करें मान लो पहले कंज्यूमर की, कि कंज्यूमर चाहता है कि वो अपने इक्विलिब्रियम में जाए, तो बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे होता है। तो ये आपने जरूर 11-12 के अंदर पढ़ा होगा कि जब बजट लाइन, क्या बोला मैंने, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जब बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो कंज्यूमर वाले केस में इक्विलिब्रियम तब होता है जब इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें। अब जब दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप क्या होगा, बराबर। अब आपको पता है अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो वो होता है MRSXY। और अगर बात करूं मैं स्लोप ऑफ बजट लाइन, इसको अपन लोग प्राइस लाइन भी कहते हैं। अगर बात करूं स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो वो होता है बच्चों PX/PY। और इक्विलिब्रियम में आने के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करने के लिए, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप बराबर होना चाहिए। तो जब MRSXY बराबर हो जाएगा PX/PY के, तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। अब आपको पता है हम यहां पर बात कर रहे हैं दो कंज्यूमर की, तो ये तो हो गया पहले कंज्यूमर के लिए, इसको बोला MRSXY ऑफ A इज इक्वल टू PX/PY, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हमारा एक कंज्यूमर और होगा, और वो कंज्यूमर भी इक्विलिब्रियम में कब आएगा,
भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, सॉरी, जब ये बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व आपस में टेंजेंट करेंगे। इट मींस सेम शर्त MRSXY जब बराबर होगा PX/PY के, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन यहां बात किसकी हो रही है जी? यहां बात हो रही है बी की। तो मतलब अल्टीमेटली कहने का ये है, इक्वेशन नंबर 2, मतलब अल्टीमेटली कहने का ये है कि MRSXY इज इक्वल टू होना चाहिए PX/PY ए के लिए, एंड सेम MRSXY इज इक्वल टू होना चाहिए PX/PY बी के लिए। तब जाके हमारे कंज्यूमर को मिलेगी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। अब जरा एक बात को बताओ, यहां पे आपकी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर मैं एक साथ लेके चलूं तो MRSXY PX/PY के बराबर है ए का, MRSXY PX/PY बराबर है बी का। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? अल्टीमेटली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 MRSXY ऑफ ए इज इक्वल टू हो गया MRSXY ऑफ बी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इट मीन्स कंज्यूमर वाली साइड से ये बात निकल के आई कि ए का MRSXY बराबर हो किसके? बी के MRSXY के। तो ये तो हो गया अभी कंज्यूमर वाली साइड। होपफुली कंज्यूमर कहना क्या चाहता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं बच्चों प्रोड्यूसर वाली साइड पे। अब प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कब होता है जी? प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कब होता है जी? प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम तब होता है, सुनना बहुत ध्यान से। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कब होता है। तो देखो आपने शायद 11-12 के अंदर पढ़ा हो, हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की, बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की। और परफेक्ट कंपटीशन वाले केस के अंदर हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तब प्राप्त होता है जब ये कौन सा कर्व है, याद आ रहा आप लोगों को? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अगर कभी आपने 11-12 के अंदर पढ़ा हो या फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हो तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन में इस लाइन को बच्चों बोलते हैं MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू प्राइस। याद करो, MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू प्राइस। और इसको कौन कट करता है जी? इसको कट करता है ये, याद करो, MC मार्जिनल कॉस्ट। और जब इस वाले पॉइंट पे आते हैं हम कहां पे होते हैं? इक्विलिब्रियम पे। और इस वाले पॉइंट पे क्या शो हो रहा है कि जो MC कर्व है वो इस MR AR या प्राइस के बराबर है। तो यहां पर मेरे को एक बात समझ में आई कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाले केस में क्या होता है? MC बराबर होना चाहिए। इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? जो MC है वो बराबर होना चाहिए इन सबके, MR बोल लो, AR बोल लो, प्राइस। तो एक काम करता हूं, मैं प्राइस बोलता हूं। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब आता है जी? प्रोड्यूसर हमारा इक्विलिब्रियम में तब आता है जब MC प्राइस के बराबर हो। देखो प्राइस बोल लो, उसके स्थान पे AR बोल लो, उसके स्थान पे MR बोल लो, बात सेम है। आपने ये पढ़ा होगा, आपने बता रहा हूं आपने क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा जब MC इज इक्वल टू MR होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है, तब हम इक्विलिब्रियम में आते हैं। तो भाई कोई बात नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर ही होता है। तो अगर मैं MR बोल लूं या मैं प्राइस बोल लूं, परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है, भूल मत जाओ। तो परफेक्ट कंपटीशन में मैं MR बोल लूं या प्राइस बोल लूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा जी? आपने ये पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम के लिए MC बराबर MR होना चाहिए और MR है प्राइस के बराबर। तो मैंने क्या बोल दिया कि भैया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब आता है जब MC प्राइस के बराबर हो। अब बात वही आ रही है कि यहाँ पे फर्म 2 है, जिस प्रकार यहाँ पे कंज्यूमर 2 है, भाई यहाँ पे फर्म भी 2 है, या फिर यहाँ पे मान लो गुड्स 2 है, X और Y। अब तो यहाँ पे फिर ये होगा कि MCX इज इक्वल टू होगा बच्चों प्राइस ऑफ X के, मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X। और ऐसे ही मैं बोल दूंगा कि अगर मैं निकालूंगा MCY इज इक्वल टू बच्चों किसके होगा वो जी? वो होगा प्राइस ऑफ Y के। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस बराबर होने चाहिए। तो MC इज इक्वल टू प्राइस X वाले केस में होगा बराबर और MC इज इक्वल टू प्राइस होगा Y वाले केस में बराबर।
इतनी बात समझ में आ गई जी, इतनी बात समझ में आ गई। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यहाँ पे होता है। अब अगर मैं दोनों मार्जिनल कॉस्ट का रेशियो निकालूं, सुनना बात को बहुत ध्यान से, बात चल रही है गहरी गहरी। अब अगर मैं रेशियो निकालूं, रेशियो ऑफ MCX एंड MCY, तो बताओ क्या बन जाएगा? तो MCX और MCY का रेशियो पता है क्या बन जाएगा? MCX अपॉन में MCY जी, ये बन जाएगा प्राइस ऑफ X अपॉन में प्राइस ऑफ Y। ये क्या बन जाएगा? प्राइस ऑफ X अपॉन में प्राइस ऑफ Y। और इसको मैंने बोली इक्वेशन नंबर 3 कि MCX अपॉन में MCY, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो MCX अपॉन MCY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। ठीक है, अब आपको शायद नहीं पता बट आपको बता दूं, जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, PPC आपने सुना होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप क्या होता है? तो अगर बताऊं मैं स्लोप ऑफ PPC, अगर बात करूं मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, तो उसका स्लोप बच्चों होता है MRT ऑफ X एंड Y, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, भूल गए? MRTXY। एक काम करो, इसको एक क्वेश्चन नंबर 3 मत बोलो, MRTXY मैंने पढ़ाया था। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप क्या होता है? MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन X एंड Y, या फिर आप उसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हो। ये हमने बोला MRT। और आपको शायद नहीं पता MRT का फॉर्मूला क्या होता है। MRT का अगर निकालू फॉर्मूला, अगर थोड़ी इको गहराई में पड़ी हो तो MRT का बच्चों फॉर्मूला होता है MCX अपॉन में MCY। क्या होता है जी? MCX अपॉन MCY, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है जी? ये फॉर्मूला होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन X एंड Y, MCX अपॉन MCY। अब बताओ MCX किसके बराबर है जी? MCX से PX के बराबर, PX आ गया। और MCY किसके बराबर है जी? MCY है PY के बराबर। और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। तो अल्टीमेटली यहां पर एक बात समझ में आई कि अगर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी हो तो MCX अपॉन MCY करना पड़ेगा। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर MCX होता है प्राइस ऑफ X के बराबर, तो MCX बराबर प्राइस ऑफ X, और MCY होता है प्राइस ऑफ Y के बराबर, MCY बराबर प्राइस ऑफ Y। तो अल्टीमेटली यहां पर मेरे को इक्वेशन नंबर 3 समझ में आ गई। अब जब मैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को जब मैं एक साथ देखता हुआ चलूं, जब मैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को एक साथ देखता हूं चलूं, तो PX अपॉन PY है MRSY के बराबर, PX अपॉन PY है इनके बराबर। अगर मैं यहां पे ऐसे भी बोल सकता हूं MRSY बराबर A, MRSXY बराबर B इज इक्वल टू PX अपॉन PY। तो देखो इसका बराबर ये, इसके बराबर ये, अल्टीमेटली ये इज इक्वल टू PX अपॉन PY, और ये इज इक्वल टू PX अपॉन PY। तो अब जब मैं इन सबको एक साथ देखता हुआ चलूं, मैं इस कंज्यूमर साइड को और प्रोड्यूसर साइड को एक साथ देखता हुआ चलूं, तो PX अपॉन PY बराबर है ये, और PX अपॉन PY बराबर है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा। इतनी मैथ तो आती होगी। मतलब MRSXY ऑफ A इज इक्वल टू MRSXY ऑफ B इज इक्वल टू PX अपॉन PY, और PX अपॉन PY किसके बराबर है? MRTXY के बराबर है। और यही चीज मेरे को प्रूफ करनी थी कि परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि आपको पता है जब ये तीनों बराबर हो जाए, इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। और यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा मैथमेटिकली परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो इस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। होपफुली समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर चाहते हो नोट करना तो वीडियो पॉज करो और यहां से इस चीज को जल्दी से नोट कर लो। ये लो, नोट हो गया? ठीक।
अब इस चीज को ही मैंने यहां पे लिखा है कि पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है। तो कंज्यूमर वाली साइड है कि हर कंज्यूमर चाहता है अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना, इसीलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। और इक्विलिब्रियम में तब आता है जब बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व आपस में टेंजेंट होते हैं, और फिर ये शर्त दोनों पूरी होगी। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इट मींस एमआरएस एक्स वाई ऑफ ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एमआरएस एक्स वाई ऑफ बी। तो पेरेटो एफिशिएंसी के लिए इन दोनों का आपस में बराबर होना पड़ेगा, जो कि आपको मैंने कंज्यूमर वाली साइड में पढ़ा दिया। अब अगर बात करूं प्रोड्यूसर साइड की, तो यहां पे क्या लिखा है कि अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म इक्विलिब्रियम में तब आती है जब मार्जिनल कॉस्ट एमसी किसके बराबर हो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी के। ठीक है, तो जब एमसी प्राइस के बराबर होगा तब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आएगा। तो मतलब एमसी एक्स बराबर होगा प्राइस ऑफ एक्स के, एक्स वाले केस में, और वाई वाले केस में एमसी वाई होगा प्राइस ऑफ वाई के बराबर। अब अगर मैं इनका रेशियो निकाल दूं एमसी एक्स टू एमसी वाई का, तो क्या होगा, एमसी एक्स अपॉन एमसी वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। फिर बस वही बोल दिया कि द रेशियो ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ टू कमोडिटीज रिप्रेजेंट द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वही कि अगर मैं इन दोनों का रेशियो करता हूं एमसी एक्स का एमसी वाई का, तो ये एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर होता है। तो इसलिए एमआरटी एक्स वाई किसके बराबर होगा, एमसी एक्स अपॉन एमसी वाई, और एमसी एक्स अपॉन एमसी वाई इसके बराबर है, तो इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। इक्वेशन नंबर 3, ये प्रोड्यूसर साइड थी, आपको मैंने पढ़ा चुका हूं। अब बात करें इक्वालिटी की, तो अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को देखा जाए, तो इन तीनों को देखते हुए बात सामने आती है कि एम आर एस एक्स वाई ए बराबर होगा एम आर एस एक्स वाई ऑफ, यहाँ बी आएगा, और ये किसके बराबर होगा, एम आर टी एक्स वाई के। जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे तब हम कहेंगे कि हम परफेक्ट कंपटीशन में पेरेटो ऑप्टिमैलिटी को प्राप्त कर चुके हैं, पेरेटो ऑप्टिमल कंडीशन आ चुकी है। सो दिस इज योर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। और जिस प्रकार मैंने यहां पे लिखा है बोर्ड पे ये और ये आपको पेपर में ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर आपको नोट करना है जल्दी से नोट कर लो, ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है। चलिए अब एक मेरी बात और जान लो। अब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, लेकिन सेकंड फंडामेंटल थ्योरम आई क्यों, जो हमने अभी पढ़ी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। बेटा इस फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम की एक लिमिटेशन थी, एक कमी थी, और वो कमी ये थी कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम केवल और केवल एफिशिएंसी पर ध्यान देती है, फेयरनेस पे ध्यान नहीं देती। देखो बेटा दो प्रकार की चीजें होती है, एक होती है एफिशिएंसी, ठीक है, और बच्चों एक होती है फेयरनेस। अगर बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी का मतलब है कि जो भी गुड्स बनी उसका कंजम्पशन सारा हो, कोई गुड्स की वेस्टेज ना जाए, दैट इज एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो 10 गुड्स बनी हैं, ठीक है, और यहां भी एग्जांपल लेता हूं 10 गुड्स बनी हैं। अगर 10 गुड्स बनी हैं और ए के पास केवल 2 गुड्स गई और बी के पास केवल 8 गुड्स गई, तो इसको बच्चों बोलेंगे एफिशिएंसी, कि 10 की 10 गुड्स का यूज हो रहा है, 10 की 10 गुड्स का कंजम्पशन हो रहा है, कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही। 10 गुड्स बनी, 10 की 10 गुड्स का कंजम्पशन हुआ, दैट इज एफिशिएंसी, दैट इज एफिशिएंसी, कि ए पे 2 बी पे 8। लेकिन क्या ये फेयर है? ये फेयर नहीं है। फेयर कब होगा? कि जब ए को भी 5 मिले और जब बी को भी 5 मिले। तो यहां पे क्या है जी, यहां पे एफिशिएंसी भी है, 10 की 10 गुड्स का कंजम्पशन हुआ, 5 और 5 10, और फेयरनेस भी है कि दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है वो केवल और केवल एफिशिएंसी पे ध्यान देता है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम केवल ये दिखाता है कि भाई देश में एफिशिएंसी है, देश में सभी गुड्स का पूरा कंजम्पशन हो रहा है। लेकिन फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शो नहीं करता। यस, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम देश में इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करता। यहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है,
लेकिन फेयरनेस क्या करता है, फेयरनेस देश में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है कि भाई फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन हो। समझ में आ गया? तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम केवल इस पे ध्यान देता है, जबकि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इस पर भी और इस पर भी, दोनों पे ध्यान देता है। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम की ये लिमिटेशन है कि वो केवल एफिशिएंसी पर ध्यान देता है, जबकि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम एफिशिएंसी के साथ साथ फेयरनेस पर भी ध्यान देता है। तो इसीलिए सेकंड फंडामेंटल थ्योरम को लाया गया। ठीक है, अब सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है क्या, उसको प्रूफ कैसे करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। होपफुली फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या थी और ये क्यों लाई गई आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।